प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले पश्चिमी असम के प्रशासन की जिम्मेदारी यहीं से संभाली जाती थी। उन्होंने कहा कि अहोम युग से ही कलियाबोर का बहुत रणनीतिक महत्व रहा है। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार के दौर में ये इलाका अब कनेक्टिविटी और विकास का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को न केवल राज्य के लिए बल्कि पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के इलाकों में यातायात की जाम समस्या कम होगी और यात्रियों के लिए सुरक्षा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कॉरिडोर न केवल ट्रैफिक को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास, पर्यटन और लोगों की जुड़ाव को भी बढ़ाएगा। मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर को कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के जरिए नए ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है और काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर इसी की एक ठोस मिसाल है। अतीत में यहां से पूरे पश्चिमी असम की जिम्मेदारियां संभाली जाती थी। अहोम शासन के समय से कलियाबोर का रणनीतिक महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार में अब ये क्षेत्र कनेक्टिविटी और विकास का अहम केंद्र बन रहा है। साथियों, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज अखिल विप्र कल्याणम ने मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्री मृत्युंजय झा ने भी यहां पूजा और हवन किया। जायसवाल ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सद्भाव की भावना से सबकी भलाई पर चर्चा हुई और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने बताया कि सनातन परंपरा में हवन और पूजा के जरिए हमने भगवान से पूरी दुनिया में शांति की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा कि ऐसे पर्व लोगों के बीच सद्भाव और सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाते हैं और समाज को मजबूत बनाते हैं। आज अखिल विप्र कल्याणम के द्वारा मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन रखा गया है। श्री मृत्युंजय झा जी, जो अध्यक्ष संस्कृत शिक्षा बोर्ड हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूजन और हवन कार्यक्रम भी किया गया और मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का भी आयोजन किया गया है। समरसता के इस भाव में विश्व कल्याण की चर्चा हुई और जिस तरह से हवन और पूजन में सनातन धर्म में हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, पूरे विश्व में शांति दो। जिस तरह से विकसित देश और शक्तिशाली देश आज पूरे दुनिया के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस परिस्थिति में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व के शांति का आह्वान करता है, पूजन करता है। और मकर संक्रांति के इस अवसर पर और उत्तरायण सूर्य भगवान के आशीर्वाद से निश्चित रूप से ये चेतना पूरे विश्व को आएगा, ऐसा हम लोगों ने आज हवन पूजन करके प्रार्थना किया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल में घुसपैठियों को बसाकर और एक खास समुदाय पर ध्यान केंद्रित करके तुष्टीकरण की नीति अपनाई, उससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा है। कश्यप ने आरोप लगाया कि बंगाल में ममता सरकार ने घुसपैठ के नाम पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से घुसे लोगों को बसाया और उन्हें वोट बैंक बनाकर राजनीति की। उन्होंने कहा कि इस तुष्टीकरण की नीति ने न केवल राज्य की जनसंख्या संरचना बदली बल्कि विकास के रास्ते में भी बाधा डाली है। मंत्री ने कहा कि समुदाय की वजह से आज बंगाल में बहुत बुरे हालात हैं, अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से ऐसी नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है और देश इस तरह की तुष्टीकरण राजनीति को अब खारिज कर रहा है। बिल्कुल सही कहा है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। बंगाल में जिस प्रकार से ममता दीदी ने लोकतंत्र को मसलने की, कुचलने की कोशिश की है, घुसपैठियों को बंगाल में बसा के तुष्टीकरण की नीति के आधार पर एक धर्म विशेष की बात करके
तो निश्चित बंगाल में आज के हालात बड़े खराब है और प्रधानमंत्री जी की चिंता और उनका वक्तव्य, जिसका समर्थन मैं ही नहीं पूरा देश करता है कि जब से ममता दीदी ने बंगाल की सत्ता संभाली है तब से बंगाल का विकास हाशिए पे है और धर्म जाति के नाम पर दंगे फसाद बड़े पैमाने पर हैं और घुसपैठियों का बोलबाला है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बंगाल की जनता अब बदलाव के मूड में है और जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया और हमें लगता भी है कि आने वाले वक्त में अब बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर अन्य प्रदेशों की तरह अपने प्रदेश के हित की सरकार बनाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन, चरित्र और चेहरा ऐसा है कि मैं कह सकता हूं कि उनके भरोसे की कमी और धोखा ही मुंबई में ये हालात पैदा करने की वजह है। उन्होंने कहा कि शुरू में बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ा था जहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। तिवारी ने बताया कि फिर कुछ ऐसे हालात बने जिनमें ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया जा सकता था और बीजेपी ने उन हालात का फायदा उठाया। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजनीतिक स्थिरता खत्म करके एक गठबंधन सरकार को गिराया और अपने हित के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यही बीजेपी की संविधान विरोधी राजनीति का उदाहरण है जो लोकतंत्र को कमजोर करती है और जनता के भरोसे को डगमगाती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा और मैं ये कह सकता हूं कि उनका अविश्वास, धोखा, उसके कारण मुंबई में ये स्थिति उत्पन्न हुई। पहले तो पूरे महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री शिंदे जी थे। कुछ ऐसी स्थिति आई कि ब्लैकमेल कर सकते थे वो, उन्होंने परिस्थितियों का फायदा उठाया और उन्हें मुख्यमंत्री से हटा के शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। खुद देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए। मुंबई के चुनाव में सारी शुचिता, सारी ईमानदारी, सारे जिसको कह सकते हैं पवित्रता खत्म करके निर्विरोध बहुत से लोगों को करा दिया। नतीजा क्या था? एक माहौल, कुल सीटें देखें तो निर्विरोध को निकालने तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत क्या है? तो एक फ्रॉड, एक धोखे और विश्वासघात से सरकार बनी है। लगता है शिंदे को कि उनके सभासद तोड़ के वो मेयर बन जाएगी। वो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व रहे, तो उनको अपने से सुरक्षित करना पड़ा। अपने गठबंधन जिस चीफ मिनिस्टर के अंडर में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके पंजे से बचाने के लिए, उनके शिकार से बचने के लिए जैसे सुरक्षित किए जाते हैं, किए जा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि रोहिंग्याओं ने पश्चिम बंगाल में इस तरह से अशांति फैलाई है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि ये अवैध घुसपैठिए अपराध, बम बनाने, नकली नोट और तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे बंगाल के आम लोगों की जान माल को खतरा है। चंदोलिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुओं के पक्ष में खड़े होने और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के बजाय इन उपद्रवियों के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तुष्टीकरण राजनीति और अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने की नीति राज्य में सामाजिक और धार्मिक तनाव को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसी भी अवैध घुसपैठिए को भारत में नहीं रहने देगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को चाहिए कि वो धर्म और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर अपनी सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला करे। देखिए, बात चाहे बंगाल की हो चाहे पश्चिम बंगाल की हो, दोनों जगह जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याओं ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को अशांत करने का काम किया है और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो हिंदुओं का पक्ष न लेकर घुसपैठियों की चिंता करती हैं, तो प्रधानमंत्री जी का स्वाभाविक जो उन्होंने कहा है कि जो हमारे शरणार्थी हैं या हमारे जो कुछ एरिया के अंदर हमारा हिंदू भी अल्पसंख्यक हो रहा है, उनके ऊपर लगातार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी गुंडाई कर रही है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा
कि पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज में राहुल गांधी के पसंदीदा विधायक फूल सिंह बरैया दलित महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपमानजनक और गलत बातें करते थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद उनकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं जैसे एसटी हसन ने भी ऐसा ही व्यवहार दिखाया है। चुग ने कहा कि ये पूरे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की महिला विरोधी सोच को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गठबंधन के नेता महिलाओं के प्रति अपनी भाषा और व्यवहार से साफ दिखाते हैं कि वे महिलाओं को लेकर गहरी तिरस्कारपूर्ण सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे जुर्म और भाषा का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को अपने कामकाज की पहली प्राथमिकता बनाती है। पहले कांग्रेस के मध्य प्रदेश के राहुल गांधी के चहेते विधायक फूल सिंह बरैया दलित बहन बेटियों के खिलाफ अपमानजनक और अक्षम्य बयान देते हैं। उसके बाद उन्हीं के गठबंधन की पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के एसटी हसन का बयान उनकी पार्टी और पूरी इंडी गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता का परिचय है। यह बयान न केवल महिलाओं के खिलाफ है, बल्कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को, महापाप को जायज ठहराने की घिनौनी कोशिश है। देश ऐसी मानसिकता, ऐसे बयानों को कड़ी निंदा करता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पंचायत से लेकर सदन तक मात्र वंदना के माध्यम से एम्पावर्ड कर रहा है, उनको स्टार्टअप्स में भेज रहा है। सांसद से लेकर पंचायत मेंबर तक हर जगह आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं के उत्थान के लिए अलग अलग स्कीमें लाई जा रही। और दूसरी तरफ इतनी गंदी और भ्रष्ट मानसिकता से, घिनौनी मानसिकता से, बलात्कारी जैसे जघन्य अपराध को जायज ठहराने वाली मानसिकता से कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन रोजाना बयानबाजी कर रहा। मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सार्वजनिक रैली के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि कृपया जांच करें कि दुनिया में किस देश का प्रधानमंत्री अपनी संघीय इकाइयों या अपने राज्यों के बारे में ऐसे बयान देता है। उन्होंने कहा कि आपको दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां प्रधानमंत्री या सरकारी प्रमुख अपने ही राज्यों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। झा ने कहा कि यहां तक कि सबसे बड़े तानाशाहों द्वारा शासित देशों में भी ऐसी बातें नहीं कही जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और उनकी सरकारों पर ऐतराजपूर्ण और उकसाने वाले बयान देश की संघीय प्रकृति को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति राज्यों और केंद्र के बीच विश्वास को तोड़ती है और संवैधानिक सद्भाव पर हमला है। झा ने कहा कि देश की इकाई के लिए सहकारी और सम्मानपूर्ण संघवाद की जरूरत है कि राज्यों को नीचा दिखाने वाली भाषा। एक रिसर्च कहता हूं करें आपके लोग कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा देश है जहां के प्रधानमंत्री अपने फेडरल यूनिट्स को लेकर के, राज्यों को लेकर के इस प्रकार के बयान देते हो। एक मुल्क नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े डिक्टेटर जहां हैं वहां भी ये प्रधानमंत्री जी की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड हो गई है, शब्दावली संकीर्ण दायरों में सिमट सी गई है। एक ट्रेन इनॉग्रेट कर रहे थे, आप उसको झंडा दिखा रहे थे, अवसर कोई दूसरा भी होता, झारखंड गए तो घुसपैठिया, बिहार गए तो घुसपैठिया। अरे सब कुछ तो अलग बोलो, कहीं तो बोलो कि बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, शिक्षा को कैसे दिन गुनी रात चौगुनी तरीके से हम गुणवत्ता बहाल करेंगे। कभी तो बोलो कि सामाजिक सौहार्द कैसे एस्टैब्लिश होगा। यह आग्रह है देश के प्रधानमंत्री से। हमारा कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता है, हम आप ही से करेंगे। और हाँ, अगर एक भी घुसपैठिया है ना, आपके मातहत आपके मंत्री हैं, उनसे तो पूछो कहां से आ रहे हैं ये लोग, इनकी सूची हमें दो और उस सूची को प्रकाशित कर दो। ये आपसे आग्रह होगा। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, कोई भी हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पद के हिसाब से उस गरिमा के अनुरूप अपने को नहीं ढाल पाए। झारखंड के कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारा मानना है कि AR रहमान की बातें देश के लिए चिंता की बात हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में कट्टरपंथ इतना हावी हो गया है कि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह गया है, चाहे वो म्यूजिक, फिल्म या कोई भी सांस्कृतिक क्षेत्र हो। सिन्हा ने कहा कि कट्टरपंथ ने न केवल सामाजिक एकता पर हमला किया है, बल्कि कला और संस्कृति के मंच को भी राजनीतिक और धार्मिक तनावों से भर दिया है। उन्होंने कहा कि जब एक महान संगीतकार जैसे रहमान देश में कट्टरपंथ की बढ़ती स्थिति को लेकर आशंका जता रहे हैं तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर कलाकारों, नागरिकों और प्रतिभाशाली लोगों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। सिन्हा ने मांग की कि सभी राजनीतिक दल और संस्थाएं मिलकर कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाएं और देश में एक सद्भावपूर्ण, सहिष्णु और बहुसांस्कृतिक माहौल बनाने की दिशा में काम करें। हमें लगता है कि ए.आर. रहमान ने जो बातें कही है, स्वाभाविक तौर पे वो देश के लिए चिंता का विषय है कि कट्टरपंथी इस देश में इतना हावी हो गया कि कोई भी अंग अब उसे छूता नहीं है। होड़ मचा हुआ है इस देश में। अब कलाकारों में भी अगर इस प्रकार का होड़ मचे तो स्वाभाविक तौर पे ये तो चिंता का विषय है। और ए.आर. रहमान के इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप हल्के में नहीं ले सकते उनके इन बातों को। चिंता का विषय है और इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। महाराष्ट्र के बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी की नकारात्मक राजनीति की वजह से बंगाल विकास से वंचित रहा है, जबकि केंद्र सरकार के तहत तरक्की के मौके मिले हैं। सिन्हा ने कहा कि हम बंगाल में 2 मुख्य एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पहला, बंगाल का सांस्कृतिक पुनरुत्थान। उन्होंने कहा कि बंगाल गैर कानूनी घुसपैठियों का अड्डा नहीं बन सकता और हम ये पक्का करेंगे कि ऐसा न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण राजनीति और गैर कानूनी घुसपैठ को बढ़ावा देने से राज्य की सुरक्षा, लोकतंत्र और सामाजिक संतुलन खराब हुए हैं। सिन्हा ने कहा कि बीजेपी बंगाल में विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक सम्मान को एकजुट करके एक नई ऊर्जा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग अब महंगी, भ्रष्ट और तुष्टीकरण वाली राजनीति को खारिज कर रहे हैं और प्रगति की राजनीति के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं और बंगाल जिस प्रकार से अन्य राज्यों में विकास देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में, वो विकास से बंगाल वंचित रह गया है केवल ममता बनर्जी की नकारात्मक पॉलिटिक्स की वजह से। बंगाल में स्पष्ट रूप से हम दो जगहों पर, 2 एरियाज में 2 एजेंडा पर काम कर रहे हैं। एक, बंगाल का सांस्कृतिक पुनरुत्थान। बंगाल जो है अवैध घुसपैठियों का गढ़ नहीं बन सकता और हम नहीं बनने देंगे। आज कई वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा से लेकर नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जहाँ की इल्लीगल माइग्रेंट्स ने उत्पात मचाया है और इन सब को श्रेय मिल रहा है ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीतियों से। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बंगाल में आएगी तो सबसे पहले ये समाप्त होगा। दूसरा, जो करप्शन ममता बनर्जी के राज में देखा गया है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी खुद ईडी के ऑफिस में पहुंच जाती है और बवाल मचाती हैं, क्योंकि आईपैक के ऑफिस में रेड पड़ रहा था, यह दिखाता है कि ममता बनर्जी खुद को संविधान से ऊपर मानती है और ऐसी मानसिकता और ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए बंगाल में कोई स्थान नहीं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।